सबको टाइमिंग इन्फॉर्म थी। अक्सा, इरम, हिना, सबको टाइमिंग पता थी ना कि 10 बजे क्लास है। आप स्पीकर अपने ऑन करें सब। यस मैम। स्पीकर ऑन करें ना, आप लोग खुद ही स्पीकर ऑफ करते हैं जब भी तो आवाज़ नहीं आती है आप लोगों को। आप लोगों की आवाज़ मुझे आती है क्योंकि टाइम टेबल जो रमज़ान का था वो तो सबको मिला होगा ना, तो सबकी 10 बजे उसमें क्लास थी। यस मैम। तो अभी कहाँ हैं सारे स्टूडेंट्स? सबको दोबारा ही ना मैसेज कर दो ग्रुप में बेटा। मैं आबिद को भी कॉल लगा रही हूँ, आबिद कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा मुझे, क्योंकि मुझे ये मैसेज छोड़ना था कि ये मैं अभी थोड़ा सा नेट का मसला हो रहा है, क्योंकि अभी वैसे नेट नहीं चल रहा, मैंने अभी मोबाइल नेट डेटा नेट यूज़ कर रही हूँ। पता नहीं मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं नेट का इशू आ रहा है। लड़कियों के तुम लोग भी सो रही हो तीनों? आवाज़ ही नहीं निकल रही। नो मैम, नहीं मैम, जाग रहे। हाँ हाँ हाँ, मुझे पता है। रोज़ा तो नहीं लग रहा? नो मैम। नहीं मैम। निकम्मो। बस जल्दी से हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? ओके मैम। आबिद को भी कब से कॉल लगाई थी कि मैं कहा एटलीस्ट वो, क्योंकि नेट नहीं चल रहा था, तो मैं कहा उसके नंबर पे मैसेज कर दूँ तो उधर से सबको फॉरवर्ड कर दे। अब ये कि तुम लोगों का भी, लड़कियों का भी नंबर नोट करना पड़ेगा मुझे, और ज़रा एक अटेंडेंस शीट आप लोग ज़रा बना दें ताकि जो है मुझे जो है वो अटेंडेंस लेना आसान हो जाए। और अब मेरे ख्याल से मिड टर्म नेक्स्ट वीक से स्टार्ट है, मंडे से। यस मैम, यस मंडे से मैम। स्टार्ट है। तैयारी है? यस मैम। चलो, अल्लाह ताला कामयाब करे। फिजिकल पेपर्स भी हो रहे हैं, वहाँ पे भी जाके दोगे? जी यस मैम। मैम। हमारे सिर्फ यही सब्जेक्ट ही ऑनलाइन है, बाकी सारे फिजिकल। आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी बेटा। मैंने कहा हमारे सिर्फ यही सब्जेक्ट ऑनलाइन है, बाकी सारे फिजिकल है। अच्छा, तो ये मेरा ह्यूमन बिहेवियर का था आप लोगों का फ्राइडे को है ना? जी मैम, फ्राइडे को है। और फिर सैटरडे को किसका पेपर है? चलो देख लो। और अब ये के पेपर के हवाले से जो है वो मैं सारा अपडेट कर चुकी हूँ, जो पढ़ाया हुआ उसी में से आएगा। जैसे जैसे हम सवाल पूछते थे उन्हीं में से आपने जो है वो डील करना है, तो कोई मुश्किल पेपर नहीं है, आराम से कर लेंगे आप लोग, ठीक है? टेंशन लेकर नहीं पेपर देना, आराम से सुकून से पहले पेपर को पढ़ना और फिर सुकून से पेपर देना, ओके? जी मैम। तो बिल्कुल पुरसुकून रहिएगा, कोई ऐसे मसला नहीं है। मैं भी अवेलेबल होंगी, कोई गाइडेंस चाहिए होगी तो मैं प्रॉपर गाइड कर दूंगी किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, ठीक है? जी मैम। टेंशन नहीं लीजिएगा, आराम से सुकून से पेपर दिया। पूरी क्लास जो है आपकी क्लासमेट्स हैं। अच्छा, ये सारी ये आपकी फाइल्स भी ओपन हो रही है ना आप लोगों के पास? जो हम रिकॉर्डिंग भेज रहे हैं वो सब आप लोगों के पास ओपन हो रही है ना? आप लोगों ने उसमें से भी देख ली है ना चीज़ें? क्योंकि जो हम लोग ऑनलाइन क्लास यस ले रहे हैं मैम। वही आप लोग अवेलेबल है उसमें, ठीक है? ओके मैम। यार अभी तक ये 4 ही बैठे हुई हैं, निकम्मियों को किसी तरह करो, इनको उठाओ। ये लोग तो मुझे लग रहा है सो गए हैं रोज खा पी के। हम मैम, भी हम यही भी सो करते के उठे हैं अलार्म लगा के। हाँ, मैं हैं। खुद जी। इसलिए कि जाहिर सी बात है वो, लेकिन ये कि सहरी के बाद ज़रा बड़े मुश्किल से ही आँख लगती है। लेकिन ये कि बार-बार आँख खुली रहती है क्योंकि क्लास की टेंशन हो रही थी मुझे, तो मैं तो 8 बजे से जागी हूँ। आगे ये जुनैद ने भी आज पहली दफ़ा जुनैद ने जल्दी जॉइन किया है, ऐसा ही है?
5 मिनट और वेट कर लेते हैं बस, फिर इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि आज 11:30 बजे तक की हमारी क्लास है, 1.5 घंटे की क्लास होगी। यस मैम। अच्छा जी, पहले तो हम ये याददाश्त, ये मेमोरी आपको मैंने शेयरिंग पे नज़र आ रहा होगा, टॉपिक है मेमोरी। तो मेमोरी क्या, किस चीज़ को हम डिफाइन करते हैं, पहले ज़रा ये थ्योरी पढ़ लें ताकि और भी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि मेमोरी क्या है। मेमोरी इज़ द बेसिस फॉर नोइंग योर फ्रेंड्स, योर नेबर्स, the English language, the national anthem, and yourself. If memory was non-existent, everyone would be a stranger to you. Every language foreign, every task new, and even you yourself would be a stranger. यानी मेमोरी ना हो, यानी कि याददाश्त भी कहते हैं ना कि ये भी बड़ी एक नेमत है कि जब ये भूल की बीमारी हो जाती है तो ये भी कैसी आप लोगों को, हम सबको कितनी तकलीफ देती है कि आप चीज़ें भूलने लग जाते हैं, भूल के कहीं ना कहीं रख देते हैं। ऐसा होता है कि मेमोरी को आप कैसे जो है वो रिकॉल कर रहे होते हैं, किस तरह से जो है उसको कैसे डील करेंगे। आपके जहन में ये जो सारी पिक्चर्स हैं, ये किस बात को जो है वो डिफाइन कर रही हैं? सारी पिक्चर्स हैं, इसमें ये बुक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को, ये माइंड है, ये कोई बुक का लेबल है, ये कोई ऑथर्स हैं, आपने हाथ में भी लिखा हुआ है। जैसे अक्सर आप जो है वो हाथों में लिख लिख के जाते हैं, तो क्यों लिखते हैं, क्या वजह होती है, कोई बता सकता है मुझे? मैम मेमोराइज करने के लिए। वाई? नहीं मैम, हम भूल जाते हैं ना, तो हम मतलब वो कर लेते कि अगर भूल गए तो ये हमारा एक जरिया होगा, हमें याद आ जाएगा तो। नहीं, तो ये भूलने की वजह को आप क्या कहेंगे कि आपकी मेमोरी वीक हो रही है, या क्या वजह है? जैसे उस दिन मैंने, आपको याद होगा कि मैंने एक एक्सरसाइज करवाई थी, जिसमें मैंने आपसे क्या कहा था कि मैंने कुछ प्रॉम्प्ट्स दिए थे, ठीक है ना, और फिर उसको मैंने कोई नंबर असाइन किए थे। तो आप लोगों ने, मैं उसमें क्या क्या चीज़ें चेक करना चाह रही थी, जैसे अभी अभी तुम लोग सब बैठे हो, अब ज़रा गौर से मेरी बात सुनना, ठीक है ना? मैं भी अभी तुम्हें फिर से दोबारा से वो प्रॉम्प्ट्स देती हूँ ताकि भी हम डिस्कस करेंगे हम कैसे वो करते हैं, ठीक है? ज़रा गौर से सुन रहे हो सब लोग, एक्टिव हो इस वक्त? स्टार्ट यस करूँ? मैम। अच्छा, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? अब मैंने क्या कहा जी, फर्स्ट पे है मोबाइल, सेकंड पे है लैपटॉप, थर्ड पे है चार्जर, फोर्थ पे है फैन, 5 पे है स्विच, ठीक है? 6 पे है विंडो, 7 पे है डोर, 8 पे है पेन, 9 पे है पेंसिल, 10 पे है टेबल, ठीक है? रेडी? ये मैंने 10 प्रॉम्प्ट्स और 10 नंबर असाइन कर दिए हैं। अब I'm asking वन बाय वन। अक्सा, मैंने 1 पे क्या कहा था? हिना, 1 पे क्या कहा था मैंने? कहाँ चले गए सारे? सब अपनी मैम रिकॉर्डिंग, मोबाइल। हाँ रिकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, माइक जो है वो ऑन करें। जी हाँ बिल्कुल, मोबाइल कहा था मैंने। अच्छा, अभी सेकंड पे क्या कहा था मैंने? लैपटॉप। ओके, थर्ड पे? चार्जर। फोर्थ पे? मैं भूल गई, बस लास्ट के 2 याद है। लास्ट के 2 याद हैं। अच्छा जी, 9 पे क्या कहा था और 10 पे क्या कहा था? पेन और पेंसिल। मैम 9 9 पे पेंसिल था, हाँ और 10 पे? पेन। 10 पे टेबल था, क्योंकि 8 पे मैंने पेन कह दिया था। 8 पे मैम पेन था। हाँ, और 9 पे पेंसिल था, और 10 पे जो है वो टेबल था। तो लास्ट वाले अगर याद भी हैं तो अब ज़रा आप लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि क्या चीज़ मिसिंग है? प्रॉपर लिसनिंग नहीं की, मेमोराइजेशन वीक है,
या क्या चीज है, किस बात पे अब आप लोग ये बात मुझे कह रहे हैं, हालांकि मैंने आपको पहले वार्न कर दिया था, यानी कि अनअनाउंस मैंने नहीं बोला, हालांकि मैंने अनाउंस करके बोला कि पहले अपने आप को रेडी रखो, मैं फिर से प्रॉम्प्ट और नंबर्स बता रही हूँ, लेकिन आपने अपने आप को रेडी करना है, ठीक है ना। तो आपने मुझे कहा कि जी मिस रेडी हैं, हाँ, उसके बावजूद भी आपसे ये मिसिंग हो गया, किस वजह से हुआ, यानी कि आपका सबसे बड़ा जो मेन चीज है आपका फोकस नहीं है, ठीक है। जब हमारा फोकस्ड नहीं होता तो हम क्या करते हैं, हम मेमोराइजेशन नहीं रख सकते, हमारा लर्निंग जो है वो लिसनिंग जो होता है वो वीक हो जाता है। जैसे मैं अचानक अक्सर को बोल दूं, अक्सर तुमने ये कर लिया था वो कर लिया था, तुम इस तरह से उसको रख देना, टेबल पे रख देना। अब मैंने बोल दिया और अक्सर ने कुछ सुना ही नहीं, ना उसे समझ में आया, ठीक है ना। अब उसे ये नहीं पता कि जी मिस ने क्या बोल के गई थी और मिस जो है वो मुझे क्या करना था। तो ये क्या हो गया कि आपका फोकस नहीं था, आपने प्रॉपर हियरिंग नहीं की। जब तक आप प्रॉपर हियरिंग नहीं करेंगी, प्रॉपर लिसनिंग नहीं करेंगी, तो वो सस्टेन ही नहीं होगा आपके माइंड में। जैसे पहले हम इमोशंस के ऊपर हम बात कर रहे थे, तो इमोशंस पहले फील होता है तब वो दिमाग में पहुंच रहा होता है। इसी तरह जब पहले तुम सुन रहे होते हो तो दिमाग की तरफ जा रहा होता है कि वो फिर सस्टेन करता है कि कितनी देर तक वो रुकेगा या नहीं रुकेगा, जो हम आगे अब डिस्कस करेंगे कि क्या वजूहात हैं। तो सबसे पहली बात ये होती है कि हमारा जो है वो फोकस जो है वीक होता है। अगर फोकस हमारा जो है वो स्ट्रांग हो तो हम प्रॉपर जो है वो लिसनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद उसको जो लिसन किया है उसको हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे अब अगर बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है क्लास में और मैंने कह दिया कि जी जो है वो कल असाइनमेंट है, कल आपका क्विज है, आपको ये क्विज जो है ना वो देना है। अब इतने शोर में कुछ लोगों ने सुना, कुछ लोगों ने नहीं सुना, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शन थी। तो जो सुनने की कोशिश कर रहा था उसने फिर भी सुन लिया, जो बिल्कुल ही नहीं कोशिश कर रहा तो वो बिल्कुल भी उसको जो है वो फील नहीं हुआ। दैट इज मीन कि जब हम मेमोरी की बात करते हैं तो मेमोरी इन टर्म्स ऑफ जानना, जब तक आप किसी चीज को नहीं जान पहचान रख पाएंगे तो आप उसको मेमोराइज ही नहीं रख पाएंगे। मेमोराइज करने के लिए दो चीजें हैं, प्रॉपर लिसनिंग और प्रॉपर फोकसिंग। जब तक लिसनिंग नहीं होगी, फोकस नहीं होगा, तो आप मेमोराइज जो है वो कंसिडर नहीं कर सकते। तो memory is the basis for knowing your friends, your neighbors, the English language and the nation's anthem, everything. Everything you will be memorized, then you will be know, you will be existent in the society, in the environment. Otherwise you are a stranger for everything. अगर मैं अचानक आपको ये टॉपिक्स दे दूं, जब आपने जाना ही नहीं होगा, आपने इसको समझा ही नहीं होगा, या आपके मेमोराइजेशन में ही नहीं होगा, तो इसके लिए जो मैं बात करती हूँ, जैसा भी मैं आप लोगों से बात करती हूँ, डिस्कशंस करती हूँ, तो ये मेमोराइजेशन का एक बहुत अच्छा टूल है। जब तक आप डिस्कस नहीं करते तो आपके माइंड में जो है वो चीज़ें नहीं रहती। तो डिस्कस करने से, क्योंकि आप हर वक्त जो है रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते, हर वक्त डेफिनेशंस को नहीं पढ़ सकते, तो डिस्कस करने से आपको जो है वो फौरन चीज़ समझ में आ जाएगी, हाँ जी ये वाली बात वहाँ हुई थी। और दूसरा लिखा हुआ, एक आपके पास लिखा हुआ, रिटन और ओरल दोनों कम्युनिकेशन इसलिए पढ़ाई जाती हैं क्योंकि यही ही वो चीज़ है जिनसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही वो चीज़ है जो आपके माइंड से निकलती हैं और आप उसको शो कर रहे होते हैं थ्रू रिटन, थ्रू वर्बल। वरना अदरवाइज आपको कौन जानेगा? आपका अगर बोलना है या आपका लिखा हुआ है तो ही आपको पहचाना जा सकता है, अदरवाइज आपकी कोई पर्सनैलिटी, कोई चीज़ है जिसे हम जाने या पहचाने। फिर आपको अगर जो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं वर्बली, तो फिर हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं नॉन वर्बली पे, ताकि वो जो है वो जो इशारों की ज़बान होती है वो उससे एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। बट द मोर इफेक्टिव थिंग इज दैट when you are proper listener or when you are proper speaker and you are proper writer, then you can show your ideas, your behaviors, your everything. So now move on the definition of that. Memory is learning that has persisted over time. It is our ability to store and retrieve informations. यानी कि ये भी एक लर्निंग है, मेमोरी इज लर्निंग, ठीक है ना। परसिस्टेड क्या है जी? यानी कि रिटेन रहती है। किस तरह से रिटेन कर रहती है? इन योर माइंड। अब ये डिपेंड करता है वही आपकी कि आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप उसको स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे अभी आपने, यानी कि आपके अंदर मुस्तकिल मिजाजी होनी चाहिए, मुस्तकिल या बरकरार रखने की सलाहियत होनी चाहिए, जिसे हम परसिस्ट कहते हैं ना, जैसे सस्टेन कहना, परसिस्ट ओवर टाइम, यानी कि आप बरकरार है आपके माइंड में, वो आपने सीखा, आप फेल हुए, आपके अंदर एक लर्निंग आई, वो आपकी मेमोराइज हो गई, ठीक है ना, तो वो आपके दिमाग में रही। कोई एक्सीडेंट हुआ, वो आपकी लर्निंग का हिस्सा रहा, वो आपकी मेमोरी है। जो चीज़ गुजरती जाती है वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बनती जाती है।
बट वो कितनी देर तक बरकरार रहती है, वो आपकी एबिलिटी है कि आप उसको कितना स्टोर करते हैं एंड कितना रिट्राइव करते हैं। रिट्राइव का मतलब है अगेन एंड अगेन उसको जो है वो मेंटेन करने की जो है कोशिश कर रहे होते हैं। अब उसमें कुछ अच्छी चीज़ें भी होती हैं और कुछ बुरी चीज़ें भी होती हैं। अच्छी चीज़ों को हम अपनी मेमोरी से जो है अच्छी चीज़ों को हम अपनी मेमोरी में जो है वो शामिल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। और फेलियर्स को हम जो है वो यानी कि फेलियर्स को जो है वो ओमिट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ से, ठीक है ना। तो रीट्राइव का मतलब क्या होता है, दोबारा हासिल करके वो इन्फॉर्मेशन को जो है वो आगे परफॉर्म करना, ऐसा ही होता है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए भाई पूरे BBA में आप लोगों ने हर सेमेस्टर में जो है वो अच्छा स्कोर लिया, आप कहेंगे हाँ भाई वो उसमें तो मैंने इतनी मेहनत की थी, मैंने ये किया था, वो चीज़ें आप बताएंगे, फटाफट आपको याद भी होगा और बड़ी खुशी से उसको जो है वो बता भी रहे होंगे, क्योंकि वो स्टोर हो रहा होता है। लेकिन कहीं अगर अच्छा स्कोर नहीं लिया, फेल हुए, हाँ वो तो इस वजह से हुआ था, मेरी वजह से तो नहीं हुआ था, टीचर की वजह से हो गया था, इसकी वजह से हो गया था, या ये हालात हो गए थे, यानी कि हम अपने फेलियर को डिस्कस नहीं करते, हम अपनी सक्सेशंस को डिस्कस करते हैं एंड देन उसको कीप इन माइंड रखते हैं, ताकि जो है वो हमें हमेशा जो है ना वो याद भी रहे और हमारी इंस्पिरेशन बनी रहे। ऐसा ही है, इसी तरह होता है। कोई ऐसी मेमोरी जो अच्छा, इसमें जो दो बातें बात कही गई हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजी है और एक कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस है। यानी कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। अभी न्यूरोसाइंस का भी एक टॉपिक आएगा, तो उसके ऊपर भी मजीद इस पे जो है वो बात होगी। वो अलग हमारा एक प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हम जो है वो पूरी डिस्कशंस होंगी कि न्यूरोसाइंस हमें क्या कह रही है। इस टॉपिक को करने का मकसद ये है कि मेमोरी, ड्रीम, पर्सनैलिटी, ये सारे हमारे बिहेवियर का हिस्सा हैं। तो इस बिहेवियर का ही नहीं बल्कि साइकोलॉजी का हिस्सा है, और जब हमारी साइकोलॉजी में जो है वो प्रिटेंड कर रहा होता है, तो फिर हम उसको जो है वो इंटरप्रेट कर रहे होते हैं अपने बिहेवियर के थ्रू। ये बात बार बार मैं कह रही हूँ कि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इंटरप्रिटेशन का नाम है। आप कैसे शो कर रहे हैं, कैसे बिहेव कर रहे हैं, विच इज कीप इन योर माइंड, विच इज स्टोर इन योर माइंड, विच इज रिट्राइव इंफॉर्मेशन, यानी कि अपनी इंफॉर्मेशन को बार बार हासिल करते रहते हैं और उसको गेन अगेन 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 करते रहते हैं। लेकिन देन व्हेन यू स्पेंड योर टाइम बाय द एज, तो आपकी मेमोरी ऑलमोस्ट लॉस्ट होती जा रही है। व्हेन यू आर इन्फेंट, यानी कि जब एक बच्चा होता है तो उसको वो चीज़ें याद नहीं रहती हैं। अब मुझसे कोई मेरी बचपन की बातें पूछे तो मुझे शायद ही कोई रेयर चीज़ याद हो, हर बात याद नहीं है कि किस तरह से वक्त गुजरा, कैसी चीज़ें हुई, कब गिरे, कब पनिशमेंट मिली, क्या चीज़ हुई। बहुत कम कोई एक आता हादसा जो है वो हमें याद रह जाता है, क्योंकि वो पीरियड जैसे जैसे गुजरते रहते हैं, जैसे जैसे एज पे आप आते हैं, तो आपकी जो है वो मेमोरी जो है वो पिछली चीज़ों को जो है वो ओमिट करती जाती है एंड देन आप लर्न कर रहे होते हैं नई चीज़ें के ऊपर। लेकिन जैसे जैसे अब आप जो है वो टीन एजर से निकलते हैं, देन आपकी मेमोरी सस्टेन होना शुरू हो जाती है। भूलना बीमारी बन जाती है। अगर आप उसको भूलते जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा, अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही कल की बात याद नहीं है, अभी आधे घंटे किसी ने कुछ कहा तो वो याद नहीं है, तो वो आपके लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है। ठीक है, अब इंफॉर्मेशन प्रोसेस मॉडल ऑफ मेमोरी किस तरह से हम सिंपली इसको कैसे गेन कर रहे हैं। अब ये ज़रा नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम बात करें तो इसके ऊपर हम चीज़ों को करते हैं। कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसमें ये इनकोडिंग डिकोडिंग इनका वर्ड जो है वो बार बार आता है, तो ये ज़रा कोई मुझे बता सकता है? सॉरी मैम, वापस रिपीट करें। कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट पढ़ा है, इनकोडिंग और डिकोडिंग आती थी उसमें। इनकोडिंग का क्या मतलब है? इनकोड क्या करते हैं? इनकोड अभी आपको सामने नजर भी आ रहा है कि जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है वो इनकोडिंग कर रहा है, यानी कि डिजाइन कर रहा है, उन सारे वर्ड्स को अटैच कर रहा है, मेंटेन कर रहा है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं।
बात समझ में आ रही है? यस मैम, मतलब अपने थॉट्स को बिल्कुल। कम्युनिकेट करना। यस मैम। यानी कि हमारे जो थॉट्स अवेलेबल हैं उनको हम कैसे लिखें, हम उनको कैसे डील करें, ठीक है ना? तो वो लिखना भी तो समझ में आना चाहिए ना। मैंने लिख दिया है जैसे बहुत सारे जो हैं, आप जाहिर सी बात है जापानीज है, चाइनीज है, सबकी अपनी अपनी लैंग्वेजेस हैं, सबकी अपनी अपनी इनकोडिंग है। क्या आप समझ सकते हैं? क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि कम्युनिकेशन का टूल ही यही है कि रिसीवर और सेंडर जो है वो एक सेम पेज पर हो। जब वो एक सेम पेज पर नहीं है तो आप उसको कैसे इनकोड कर सकते हैं, ठीक है ना? अगर आप यहाँ पर ना, आप बिजनेस के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है ना? अगर मैं यहाँ पर मेडिकल लैंग्वेज यूज कर दूँ तो क्या आपको मेडिकल का कुछ समझ में आएगा? क्यों? क्योंकि वो इनकोड ही नहीं हुआ, वो आपकी सब्जेक्ट से जो है रेलेवेंट ही नहीं है। तो आप कैसे कर लेंगे उसे, ठीक है ना? तो इसके लिए हमें उसका जानना, उसकी उस लैंग्वेज के हिसाब से वो चीजें करना, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर भी यही बताया जा रहा है कि आप कैसे जो है वो इन चीज़ों को इनकोड करेंगे, ठीक है ना? तो कंप्यूटर क्या कर रहा है? इनकोड कर रहा है, फिर उस इनकोडिंग यानी कि लिख रहा है, टाइपिंग कर रहा है, डिजाइन कर रहा है उस सीक्वेंस को, उस प्रोसेस को। यानी कि हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ मॉडल ऑफ मेमोरी देख रहे हैं कि वो मेमोरी में कैसे जाता है। जैसे मैंने अभी बोला, आपने स्टोर किया, फिर आपने उसको, उस रिट्राइवल का मतलब है उसको बरकरार रखना। यानी कि वो जब जब आप कंप्यूटर में, अब जैसे एक फाइल बनाते हैं आप, अभी ये पीपीटी की फाइल है, ये लाजमी बात है कि ये लिखी भी होती तो क्या ये सेव हो सकती थी? अब पहले हमने इसको डेफिनेशन को लिखा, जाहिर सी बात है मैंने लिखा, अब इसको जो है वो मुझे अब लिखा हुआ है तो उसको स्टोर करना भी तो जरूरी है। समझ में आ गई? यानी कि पहले इनकोड किया, फिर इसको स्टोर किया। तो स्टोर कहाँ हो रहा है? अब यहाँ अगर आपने लिखा है उसको किसी पेज पर तो वो पेज पे स्टोर हो गया, आपने एक रजिस्टर अलग बना दिया। आपने इसको, अब कंप्यूटर साइंस मतलब नया जमाना आ गया, नई जिद्दत आ गई, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है तो आप स्टोर कर सकते हैं आराम से। सही है? तो अब आपके पास स्टोरेज का मसला भी नहीं रहा। अब इसके अलावा और क्या मसला रह गया जी? ठीक है ना? तो अब स्टोरेज कैसे करनी है? तो अब मैंने ये कहा कि जी मेमोरी जो है मैं अपने डेस्कटॉप पे सेव करूं या अपनी ई ड्राइव डी ड्राइव पर सेव करूं, जहां मुझे ये लगता है कि जी ये सेफ होना चाहिए, यानी कि स्टोर हो गया। अब कंप्यूटर पे स्टोर हो गया। अब जब चाहे, अब इसको बरकरार रखने के लिए मैंने स्टोर रखा है ना, अब जब जब मैं ओपन करूंगी तो ये मेरे पास जो है वो बरकरार रहेगा एज इट इज। यानी कि अगर मैं यही फाइल 2 साल के बाद भी ओपन करूं तो मुझे ऐसी हालत में मिलेगी, ऐसे ही बरकरार रहेगी। ऐसे ही ना, अनटिल अनलेस के कोई वायरस या कोई ऐसी चीज ना आ जाए, ऐसा ही है। या अगर मैंने इसको मेल पे रख दिया तो भी सेफ हो गई। यानी कि मैंने अपनी स्टोरेज के लिए डिफरेंट प्लेसेस रोक ली। मैं कोई सीडी में स्टोर कर लूँ, किसी डी ड्राइव पे स्टोर कर लिया, क्योंकि हमें डर होता है कि भाई कहीं कंप्यूटर खराब हो गया, कंप्यूटर करप्ट हो गया तो कहीं मेरी ड्राइव जो है वो उड़ गई तो मैं कहाँ सेव करूँगी? तो मैं मेल पे भी ले जाती हूँ। अक्सर नहीं हम कहते हैं यार भाई अपना हर काम करके जो है ना मेल पे भी कर दो, ताकि जो है ना वो सेव हो जाए, स्टोर हो जाए और डेटा बरकरार है, जब जब मैं ओपन करूँ तो मेरे पास वो डेटा मौजूद हो। ऐसा ही है। तो ये एक पूरा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल बताया है, ताकि मेमोरी, यानी कि सिंपल मॉडल है कि कैसे आप मेमोरी को स्टोर करते हैं। ऐसे ही आपकी बात, जैसे मैंने अभी आप लोगों से कहा, तो आपने, मैंने 2-3 बातें कही, 5, मैंने 10 प्रॉम्प्ट बताए, उसमें से किसी को 2 याद थे, किसी को 4 याद थे, किसी को शुरू के याद थे, किसी को आखिर के याद थे, किसी को बीच के याद थे। ऐसे ही है। तो वो क्या थी? ये इनकोडिंग थी। फिर आपने स्टोर करने की कोशिश की तो वो 5 से 6 जो है वो स्टोर रहे। अब वही आपके जहन में बरकरार रहेंगे। अब मैं जब जब आपसे पूछूंगी तो आप यही, मिस पहले पे तो आपने मोबाइल ही बोला था, दूसरे पे, यानी कि वो बरकरार रहा। रिट्राइव का मतलब है बरकरार रहना दिमाग पे, बार बार एक ही चीज को हासिल कर रहे हैं आप। तो मैं जब जब उसको रिकॉल करती रहूंगी आपके जहन में वो बात ठस जाएगी। अब मैं ये बात 10-10 बार बोल रही हूँ तो आपके जहन में 10 बार अब रुक रही है। मैंने एक दफा बोली तो इतनी ज्यादा याद नहीं रही, 2 दफा बोली तो इतनी ज्यादा याद नहीं रही, लेकिन मैंने जब इसी बात को 5 दफा बोला तो आपको याद हो गई। ऐसा ही है। तो आप जितना जो है रिट्राइव करेंगे उतनी आपको जो है वो चीजें, अब जैसे हम लेक्चरर्स का भी यही है। देखिए अगर मैं एक दफा कोई लेक्चर, एक सब्जेक्ट, जैसे अब एक ह्यूमन बिहेवियर का है, तकरीबन साल भर बाद मुझे मिले तो जाहिर सी बात है मेरी प्रैक्टिस में तो नहीं है। ऐसा ही है, मैंने नहीं पढ़ाया हुआ तो मेरी मेमोरी में भी थोड़ा बहुत रहेगा, थोड़ा बहुत नहीं रहेगा। लेकिन मैंने ये जो सारी चीजें महफूज कर ली हैं, अब इसको सिर्फ इनकोड करना होगा, इसको स्टोर दोबारा से रिट्राइव करना होगा, ताकि दोबारा हासिल करूं और दोबारा अपनी इंफॉर्मेशन को कैच करूं। तो अब हो जाएगा मेरे साथ।
ठीक है ना। तो ये चीजें मुझे क्या बता रही हैं, ये चीजें मुझे ये बता रही हैं कि हाँ जी मैं किस तरह से जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकती हूँ। एनीथिंग एल्स अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं? अच्छा जी, अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल मॉडरेट 1929 में और 1943 यानी एटकिंसन शिफ्रिन मॉडल 1968 में ये डेवलप हुआ। ठीक है, अब जरा इस मॉडल की बात क्या है कि मल्टी स्टोर मॉडल है ये। देखें हमने ये सारी चीज़ों को जो है वो पढ़ना भी है और इसी से आपको जो है वो अपनी मेमोराइजेशन का जो है वो पता चल जाएगा कि हम कैसे जो है वो मॉडरेट कर रहे हैं। ठीक है जी, अब जरा इसको देख लीजिए। ये है पूरा एक मॉडल, ये है सेंसरी मेमोरी, देन अटेंशन, फिर शॉर्ट टर्म मेमोरी, फिर ट्रांसफर होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी पे, फिर ये रिड्राइव होता है एंड देन फिर रिहर्सल होती है। तो इसको अगर मैं ये मॉडल आपके सामने है, आपको ये बात क्या समझ में आ रही है? देखिए सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ड्यूरेशन क्या होता है, 1 सेकंड का होता है। साइज क्या है, इन्फिनिट, यानी कि आप उसको जो है वो जज ही नहीं कर सकते, नंबर ऑफ साइज अवेलेबल होता है। शॉर्ट टर्म मेमोरी की ड्यूरेशन कितनी होती है, 1.5 यानी कि 1.5 मिनट, और इसका साइज कितना होगा कि जो इसकी फ्रिक्वेंसी ऑफ साइज है वो 7 के बराबर है, यानी कि इतना स्केल तक वो जाता है। फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, वो आपकी लाइफ टाइम रहती है और जाहिर बात है उसका जो है वो साइज ऑफ लार्ज जो है वो रहता है। तो अब तो ये सारी चीज़ें अब हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे कि जी क्या चीज़ जो है वो लॉन्ग टर्म में जाती है, क्या चीज़ शॉर्ट टर्म में जा रही होती है, किन चीज़ों को हम इनकोड कर रहे होते हैं, कैसे ऑटोनॉमिक प्रोसेस हो रहा होता है, ये सारी ये रिहर्सल, इनकोडिंग इफेक्ट्स, व्हाट वी इनकोड, इनकोडिंग मीनिंग्स। ठीक है जी, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमें बता रही होंगी। अच्छा जी, अगर अभी ये दोबारा हमारा जो है वो 40 मिनट्स के बाद जो है ये जूम अगर ये एंड होता है तो आपने बिल्कुल दोबारा रीज्वाइन करना है क्योंकि हमारी 11:30 तक क्लास जाएगी। ठीक है, तो ये अभी हम आगे चीज़ें सीखते जा रहे हैं ताकि हम मॉडल को जो है वो इंटरप्रेट करें, और दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि हम कैसे इसको जो है वो डील कर रहे हैं। मुझे तो ये टॉपिक पर्सनली भी पसंद है क्योंकि ये वो वाली चीज़ें हैं जो हमारे सामने बार बार डील नहीं होती हैं। अच्छा, ये वाला जो लिंक भेजा है इसी पे दोबारा ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है जी, अब ज़रा ये वाली चीज़ तो आपके पास आ गई कि हमने अपनी सेंसरी मेमोरी क्या होती है, ये 1 सेकंड की ड्यूरेशन होती है। अब अगर आपने अटेंटिवली उसको अटेंड कर लिया है तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में दाखिल हो गई और फिर वो डायरेक्ट जो है वो आपकी ट्रांसफ़र हो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, और फिर इसके बाद जो है वो रिट्राइव होती है आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में, यानी कि वो बरकरार रहती है कि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है या नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी बरकरार रहेगी। अगर वो ट्रांसफर नहीं हो रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, क्योंकि आपके पास टाइम ही 1 सेकंड का होता है, इस सेकंड में अगर आपकी मेमोरी, जैसे अभी मैंने ये कहा था कि मैंने हिना से कहा हिना तुमने जल्दी से वो वाला असाइनमेंट करना फटाफट, और वो वाली उसमें यही चीज़ें हैं, उसमें जो है प्रोसेसिंग मॉडल भी कर लेना, उसमें जो है वो लर्निंग का भी कर लेना, उसमें ऑब्जर्वेशन का भी कर लेना, उसमें अब मैंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी साथ। अब आपने शॉर्ट टर्म मेमोरी में आपके पास सिर्फ लर्निंग वाला टाइम की बात ही चली गई, यानी कि वो 1 सेकंड में आपने जो चीज़ रिटेन करनी थी वही आप रिटेन कर सके, और वही चीज़ पे आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट हो जाएगी। आप उसी पे बजीद होंगे कि नहीं मिस ने तो सिर्फ लर्निंग का ही टॉपिक बोला था और तो कोई टॉपिक बोला ही नहीं, ऐसा ही है। तो फिर आप उसको बार बार रिकॉल करते हैं, रिहर्स करते हैं, तो वो उसका प्रोसेस जो है वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक मल्टी डायमेंशनल को टॉपिक का ये अभी जायज़ आपको ज़रा थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, अब आगे आगे हम वर्डिंग्स में इसको अब डिस्कस करेंगे तो और मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, अब हम बात कर रहे हैं
आपके पास ये पूरा एटकिंसन एंड शिफरिन मॉडल जो है, जिसे मल्टी स्टोर मॉडल कहा जाता है, ये मज़ीद और वाज़ेह करा रहा है। यानी देखें, एक एनवायरमेंटल इनपुट आता है, सेंसरी इनपुट आया, सही है, यानी कि इनसाइड साउंड, फिर सेंसरी मेमोरी पे चला गया, तो आपने अटेंशन ली, यानी कि मेंटेन करने की कोशिश की, कहाँ पर, शॉर्ट टर्म मेमोरी में। रिहर्सल भी साथ साथ चल रही है, रिट्राइव भी चल रहा है, यानी कि बरकरार रहना। लॉन्ग टर्म मेमोरी फिर क्या करें, आपने एलेबोरेट कर लिया और मजीद। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी देखें दो तरीके, सेंसरी मेमोरी में भी फॉरगेटन आ गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी में भी फॉरगेटन आ गया, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी फॉरगेटन आ गया। देखिए, इन्वायरमेंटल इनपुट को देखिए, सेंसरी इनपुट्स को देखिए, यानी कि आपने क्या हालात का जायजा लिया है और क्या आपने सुना या देखा है, आपने उसको कितना सेंसरी मेमोरी में जो है वो, यानी कि 3 तरह की मेमोरी आपके पास आ गई है। एक है सेंसरी मेमोरी, जो पहले सेंस से ले रही है, सुनने से, देखने से, जायजा लेने से, तो उसको हम सेंसरी मेमोरी कहते हैं, इसलिए वो सेंस से निकली है। सेंस जो हमारे पास 5 हिस्से हैं, सुनना, समझना, देखना, बोलना, महसूस करना, ये सारी आपकी सेंसरी हैं। उसमें 6 सेंस भी शामिल है कि आप कौन सा सेंस किसको कैसे यूज कर रहे हैं, ठीक है, वो भी फॉरगॉटन हो सकता है, ठीक है। उसका अटेंशन हो गया तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गया। अच्छा जी, फॉरगॉटन थ्रू डिके और डिस्प्लेसमेंट, यानी डिके का मतलब ये होता है कि डिकेड वाइज, यानी कितना आपने अरसा गुजारा है, उसके ऊपर भी जो है वो डिपेंड कर रहा होता है। कितना अरसा गुजारा है उस, और डिस्प्लेसमेंट, कितनी जल्दी डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि प्लेसमेंट में रहा, यानी कि अभी मैंने हिना अक्सर से पूछा तो कितनी देर तक उनके जहन में रहा, यानी कि जो मेरा साउंड था, इन्वायरमेंट था, उन्होंने कितना ऑब्जर्व किया, तो सेंसेस से उन्होंने कितना इनहेल कर लिया, वो कितनी देर तक आपकी, यानी कि ये अभी तक लॉन्ग टर्म मेमोरी में गया ही नहीं। कुछ चीजें लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो गई शॉर्ट टर्म से, ठीक है, कुछ तो सेंसरी मेमोरी से चली गई तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, ठीक है ना। कुछ सेंसरी मेमोरी में ही जो है वो हो गई, क्योंकि सेंसरी मेमोरी का जो यहाँ पर टाइम पीरियड है वो 1 सेकंड है, ठीक है, शॉर्ट टर्म का फिर भी हाफ सेकंड मिनट है, और लाइफ टाइम जो है वो आपकी, मतलब ये वाली एक्सरसाइज हमेशा आपको याद रखिए कि मिस ने एक एक्सरसाइज करवाई थी, ठीक है ना, लेकिन उसमें क्या क्या चीजें थी वो याद नहीं रहेंगी, क्योंकि उसमें कुछ चीज सेंसरी मेमोरी में चली गई, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में चली गई, ऐसा ही है। तो यहाँ पर यही चीज है। अब सेंसरी मेमोरी से भी फॉरगॉटन हो सकती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी से भी फॉरगॉटन हो सकती हैं, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी पे है तो थ्रो इंटरफेरेंस होगी और रिट्राइव फेलियर हो जाएगा। अगर लॉन्ग टर्म मेमोरी में आया है तो रिट्राइव फेलियर का मतलब ये है कि वो उसको दोबारा बहाल करना है, लेकिन वो फेल हो गया है रिटेन करने के लिए। अगर रिटेन लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई चीज भूल गया, ठीक है ना, तो आप उसको बरकरार नहीं रख पाए, तो मजीद आपको जो है वो सेंसस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, मजीद अगर इसके बारे में बात करें तो और कोई मुझे सही तरीके से बता सकता है? और किसी के जहन में कोई बात आ रही है इसको लेके, इस एग्जाम्पल को लेके? तो अब हम इस पे जो है वो आगे बात करते हैं, देखते हैं आगे ये कैसा प्रोसेस रन कर रहा है। चलिए जी, अब इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सेंस इज स्टोर इन द सेंसरी मेमोरी। अब जरा इसको हम इन वर्ड्स पढ़ते हैं। पहले तो हमने इन डायग्रामेटिक प्रोसेसर में पढ़ लिया, अब हम जो है वो इस चीज़ के ऊपर पढ़ते हैं।
क्या इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू द सेंसेस इज स्टोर्ड इन द सेंसरी मेमोरी, यानी कि मैंने वही बात आपसे कही कि हमने सेंसेस से जो इंफॉर्मेशन रिसीव की है वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जो है वो रिकॉर्ड हो गई, ठीक है ना। तो फिर स्मॉल सिलेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन इज सिलेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेसिंग इन द शॉर्ट टर्म मेमोरी। फिर जो उसका जो भी सिलेक्शन बाकी रह गई, यानी कि वही जो 4 बातें तुमने जो मैंने हिना ने या अक्सर ने जो मुझे बताई थी कि जी पहला और दूसरा याद रह गया, 9वां और 10वां याद रह गया, तो वो जो सेंस से ले लिया था आपने, सुनने से ले लिया था, वो आपने जो है वो अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो है स्टोर कर दिया। इफ इट इज नॉट सिलेक्टेड तो इट इज सिंपली फॉरगॉटन। अब जो आपने उसमें से जो 8 रह गए थे वो आपने सिलेक्ट ही नहीं किए थे, तो वो आपके जहन में नहीं रहे, ठीक है जी। ये वाली बात समझ में आ गई। हिना अक्सर जागे हो या सो गए हो, जैसे मैं ही बोल रही हूँ। मैम हम जाग रहे हैं। अच्छा जी, जाग रहे हैं, क्योंकि मुझे ये याद दिलाना जरूरी है ना, ताकि मैं याद रखूं और तुम लोग भी जागे रहो। मुझे पता चला कि एक मैं ही बोल रही हूँ और जो है ना सारे मजे से सो रहे हैं और ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। नहीं मैम हम जाग रहे हैं, हम हाँ, क्लास तो तुम लोग जागे हुए हो तो मेरी हिम्मत बंधी हुई है, वरना मेरा भी दिल चाह रहा है, जैसे तुम लोग की हरकतें करने का दिल कर रहा है ना खामोश रहने का, ऐसा मेरा भी दिल कर रहा है, मैं भी रोजे की हालत में हूँ, ठीक है ना। अभी तो फिर पूरा दिन चलना ही चलना होता है, फिर रात तक जो है फिर वो तराबी पढ़ानी है, ये सारी चीजें होती हैं, तो ये पूरा रात तक का मसला है। सब अपना माइक ऑन कर सकते हैं, अक्सर आप भी माइक ऑन कर सकती हैं। जी जी मैम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमने यानी कि ये जो पहला जो स्मॉल सिलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था, वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी से आ गया। पहला जो था वो सेंस के थ्रू आ गया। अब इंफॉर्मेशन इज एक्टिवली प्रोसेस हो गई है थ्रू रिहर्सल टू मेंटेन इट, यानी कि अगर मैं यही बार बार आपसे करवाती रहूं, जैसे यही एक्सरसाइज अगर मैं बार बार करवाती रहूं, तो अब क्या हो रही है, वो रिहर्सल हो रही है। तो अब इट इज नॉट मेंटेन और गोज थ्रू एलोबरेट रिहर्सल, तो इट विल बी फॉरगॉटन थ्रू डिके और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जाहिर सी बात है वो टाइम के साथ साथ जो है वो अगर वो एलोबरेट नहीं हो रही है तो जाहिर सी बात है वो अगर रिहर्सल नहीं हो रही है, हर चीज देखो रिहर्सल मांगते हैं। जैसे मैंने तुमसे ये कहा कि अगर ये चाहे थ्योरी है या मैथ्स है, मैथ्स को अगर आप 5-6 महीने ना करें, इवन 1 महीने ना करें, तो आपकी जो जब तक ये प्रैक्टिस नहीं होती है तो आप भूल जाते हैं। ये थ्योरी का भी यही मामला है, अगर आप इसको रिवाइज करते रहेंगे तो आप, जैसे अब मैं अपनी कुरान शरीफ के हवाले से बात करती हूँ, मैं कुरान हाफिजा हूँ। अब जाहिर सी बात है कुरान पाक की तो बात ही अलग है, उसको मैं ऐसे आम चीज़ों या आम किताबों के उस पर नहीं ले सकती, क्योंकि इसका हिसाब किताब तो हमें आगे आखिरत में देना है। तो ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसका खौफ मुझे हर वक्त हर लम्हा रहता है कि अल्लाह ना करे कि मैं कोई चीज़ भूल जाऊँ और क़यामत में जो है वो मैं अल्लाह के सामने हाजिर हूँ। तो मैं खैर आप सब लोगों से भी इल्तिजा करूँगी, मेरे लिए ये दुआ ज़रूर रखें कि क़यामत में अल्लाह ताला मुझे बस हाफिज़ों में उठाए। और दूसरी बात ये है कि मतलब रिहर्सल करना ज़रूरी है। जब तक आप रिवाइज़ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है जब वो मैं पढ़ूँगी नहीं, बार-बार उसको रिवाइज़ ही करूँगी, तो भूलने का अमल शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लाज़मी बात है कि हमारी मेमोरी जो है वो हर चीज़ को एक लेवल पे बरकरार नहीं रख सकती। ऐसे ही है ना, इंसान है ना, तो मेमोराइज़ होता है, अच्छा पढ़ते-पढ़ते भी एकदम भूल जाते हैं, कोई रिपीट हो जाती है, कोई आयत आगे पीछे हो जाती है, तो वो हमें पता होता है। लेकिन ये कि मेमोराइज़्ड होता है कि हाँ भाई इस आयत के बाद ये आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि आप रिहर्सल करते हैं। तो यही बात यहाँ पर बताई जा रही है कि अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया, उसको एलोबरेट नहीं किया, उसको रिहर्स नहीं किया, तो ये भूलने लग जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी कि डिके वाइज अरसा गुजर जाता है, तो वो भूल में चला जाता है, डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, आपके माइंड से डिस्प्लेस हो जाता है, वो याद नहीं रहेगा। इफ इट इज मेंटेन प्रॉपरली थ्रू एलिब्रेट रिहर्सल, यानी कि अब उसको आप रिहर्सल करते रहें, बार बार याद करते रहें, प्रैक्टिस। अब जैसे टीचर्स होते हैं या जो सिर्फ स्पेसिफाइड ना एक फील्ड का टीचर है, वो मैथ ही पढ़ाता है, जैसे अब जाहिर भाई फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में एक किसी की फील्ड असाइन कर दी जाती है कि भाई वो मैथ का ही टीचर है, तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जरा ये मार्जिन होता है, यूनिवर्सिटी लेवल पे इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता कि यूनिवर्सिटी लेवल में भी जो है वो अपने मेजर से पहचाना जाता है कि अभी फाइनेंस का है उसका मेजर, तो कितना जो है वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो ये एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप उसको किस तरह से रिहर्स कर रहे हैं, कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इनटू द लॉन्ग टर्म मेमोरी फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो ये रिहर्सल के ऊपर डिपेंड करता है। इट कैन ओनली बी फॉरगॉटन हियर थ्रू इंटरफेरेंस और रिट्राई फेलियर्स, यानी कि ये सिर्फ अगर जब भी भूलेंगे जब आप उसमें इंटरफेयर करते रहेंगे, यानी कि और बहुत सारी चीज़ें उसमें डालते रहेंगे और जो बरकरार रखने की सलाहियत है वो ख़त्म हो जाएगी। वही बात है कि आपकी मेमोरी लॉस्ट होना शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, अब हम ज़रा मॉडिफिकेशन की तरफ आते हैं। एक बात अगर मैं आप लोगों से पूछती हूँ,
अक्सा हिना, आपको अपनी मैट्रिक की कितनी चीज़ें याद हैं अब तक? उसमें से कौन सा ऐसा वाक़या है जो आपकी सिर्फ सेंसरी स्टेज तक रहा, कौन सा ऐसा वाक़या है जो आपकी जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहा, और कौन सा ऐसा वाक़या है जो अब तक याद है? जैसे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मैट्रिक में कितनी दफ़ा पनिशमेंट मिली? यानी कितनी बार पनिशमेंट मिली? मैं जैसा चेक कर रही हूँ आप लोगों की मेमोरी को। पनिशमेंट 2 मर्तबा मिली। कौन बात कर रहे हैं ये? अभी किसी मैम बात आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। मैम आवाज आ रही है? अब आ रही है? मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज मेरी? जी जी मैम। कौन बात कर रहे हैं? मैंने कहा कि जो मैट्रिक में अगर किसी को पनिशमेंट मिली है तो वो याद है कौन सी ऐसी पनिशमेंट है जो बहुत ज्यादा याद है? मैम हमें फिजिक्स की टीचर ने मैम मिली punishment तो दी। काफी टाइम है। याद कौन सी रह गई? मैम 2 याद है, 2 ही मर्तबा मिली थी वो यार भी ये फिजिक्स की टीचर होती ही बड़ी खतरनाक है। मेरी भी फिजिक्स की टीचर अजीब सी थी। उन्होंने ही क्या वजह है? परमिशन दी थी। फिजिक्स की वजह से होता है या वैसे ही उनकी पर्सनैलिटी में फिजिक्स आ जाता है? वो तो तो सब्जेक्ट भी नहीं अच्छा होता, ऊपर से टीचर्स भी खड़ूस मिलते हैं, पता नहीं क्यों। अच्छा, ये बात तो होती है कि जैसे मैट्रिक में और फर्स्ट ईयर में जैसे मेरे साथ भी ये था अक्सर ही ना कि ना फर्स्ट ईयर में मैं आई वाज वेरी शाय पर्सन ना, बहुत डरपोक सी थी। तो मैं जब कॉलेज जाती थी, जब मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, क्योंकि मैंने कुरान हिफ्ज़ किया था तो मैंने डायरेक्ट 7th क्लास में एडमिशन लिया था। तो 7th क्लास में भी मैं डरती थी कि पता नहीं टीचर कैसी होंगी, फ्रेंड्स कैसे होंगी, मुझे कौन से लोग मिलेंगे। तो मुझे इन चीज़ों का भी बड़ा डर होता था। तो बहुत सिलेक्टेड लोगों से बातचीत होती थी, सिर्फ कम बोलना। और फिर 7, 8, 9, 10 और 10 में जो है ये हमारी फिजिक्स की टीचर थी, मतलब वो किसी एक के पीछे पड़ गई तो पड़ गई। अच्छा, कुछ किया भी नहीं है, बस एक होता है ना कि कोई एक बात शायद उनको उनको लगी होगी बुरी, शायद वो हमें ना याद आ रही हो। तो वो उस पे जो है वो पूरा सेमेस्टर, वो जो पूरा ईयर था ना हमारा, उसी पनिशमेंट की नज़र हो गया था कि वो हर बात में ना हम ही क्रिटिसाइज हो रहे होते थे। ऐसे होता था जैसे उर्दू में जो शायरी वगैरह आ जाती थी तो उर्दू की टीचर बड़ी डांट डपट करती थी। तो ये चीज़ें यानी कि याद रहीं। बहुत सारी डांट थी, लेकिन उनमें से ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जो याद रही, यानी कि कुछ चीज़ें तो वो सेंसरी में आई, तो जब देखा जब मिट गई। कुछ चीज़ें जो है वो शॉर्ट टर्म मेमोरी का पार्ट रही, तो अब तक तो बहुत सारी इतनी डांटें गुजरी होंगी तो वो भी याद नहीं। लेकिन ये जो लॉन्ग टर्म मेमोरी का पार्ट बन गई, यानी कि अभी तुमने सिर्फ एक पर्टिकुलर मुझे नाम याद दिलाया फिजिक्स का, तो एकदम मुझे वो याद आ गई, यानी कि वो मेरी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो फिक्स्ड हो गई। ठीक है ना? तो ये एक बड़ा फर्क पड़ता है कि आप उसको कैसे जो है वो कैसे मेमोराइज हो रहे हैं। यानी कि अब आपको याद आ गया कि हाँ जी वो वाली याद डांट याद है, यानी कि वो एक पनिशमेंट भी याद है। हम ये कहते हैं अच्छा अब सक्सेशन क्या थी, कोई अच्छा लम्हा मैट्रिक में ऐसा हो जो याद रहा हो, बहुत अप्रिसिएशन हो किसी जगह पर किसी टीचर ने, या कोई ऐसा लम्हा जहाँ पर अप्रिसिएशन मिली हो, वो किसी को याद है? जस्ट मैं ये इसलिए बात बताना चाह रही हूँ ताकि हम ये जो सिस्टम पढ़ रहे हैं तो ये ऐसे खाम खाली में नहीं बनाया हुआ, ये हमारी वही चीज़ें हैं जो हम रिहर्स कर रहे हैं। अब वो बार बार जब हमसे बार बार डिस्कशन होता है, जैसे अब मैंने तुमसे पूछ लिया, अब तुम्हारी दोस्तों ने पूछ लिया, कभी कभी पेरेंट्स भी डिस्कस कर रहे होते हैं, कभी कभी फैमिली में भी डिस्कशंस आ रही होती है, तो ये सारी डिस्कशंस बार बार आती हैं। तो हम अपनी सक्सेशंस के ऊपर ज़्यादा जा रहे होते हैं और अपने फेलियर्स के ऊपर बहुत कम याद रखते हैं। ठीक है ना? अब आगे हम जरा मॉडिफिकेशंस के ऊपर बात करें। मॉडिफिकेशन टू द 3 स्टेज मॉडल, मॉडिफाइड कैसे हो? Some information escapes the first 2 stages and enters long term memories। जैसे मैंने भी बात की कि कुछ तो सेंसरी में आई, समझ में आई और भूल भी गए। अब जैसे मदरसे में जब मैं पढ़ती थी, अब मुझे इतनी सारी बातें याद नहीं है वो वाली, लेकिन ये याद है कि हाँ भाई पूरा दिन जाते थे, ठीक है ना, अच्छे सहेलियाँ थी, पूरे दिन की पढ़ाई होती थी, मतलब हर इवेंट याद नहीं है। तो कुछ सेंसरी में रह गया, कुछ शॉर्ट टर्म मेमोरी में रह गया, यानी कि आपकी इन्फॉर्मेशन जो स्किप हो गई है वो फर्स्ट 2 स्टेजेस में हो गई है, लेकिन एंटर हो रही है लॉन्ग टर्म मेमोरी में ऑटोमेटिकली। वो इंटर हो चुकी है लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्योंकि वो उन दोनों से निकल चुकी है।
तो उसमें थोड़ी थोड़ी झलकियां आपको याद आती रहती हैं, हाँ एक फलाना बात हुई थी, हाँ एक छोटी सी बात हुई, याद आती रहती है ना वो बार बार छोटी छोटी झलकियां सी जो जहन में आ रही होती हैं, तो वो जो स्किप हो जाती हैं वो आपके एंटर हो जाती हैं आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में. Since we cannot focus on all the sensory information received, we select information that is important to us and actively process it into our working memory. अच्छा, अब जैसे कोई पार्टिसिपेशन है, सही ना, अगर हमने कुछ चीज फोकस नहीं की है तो वो ऑल द सेंसरी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड हो गई है, लेकिन हमने उसमें से जो इन्फॉर्मेशन सिलेक्ट की है वो इम्पॉर्टेंट थी हमारी एक्टिविटी प्रोसेस के लिए. जैसे तुमने अगर मैट्रिक में कोई पार्टिसिपेट किया, कोई प्रोग्राम किया, कोई पार्टी ऐसी थी, कोई ईद मिलन पार्टी ऐसी थी, कोई डांट ऐसी थी, कोई गलती ऐसी थी, कोई अच्छी अप्रिसिएशन थी, तो उसमें तुमने पार्टिसिपेट किया था, तो वो इन्फॉर्मेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट हो गई तुम्हारी वर्किंग मेमोरी में, यानी कि उससे तुमने काम किया था. ठीक है ना. तो अब जैसे अब तुम जो ये बीबीए में तुम लोग काम कर रहे हो, हालांकि ये फर्स्ट सेमेस्टर का काम है, अब तुम लोगों को 4 साल लग जाएंगे इस कॉमर्स में, बीबीए कर रहे हो या कॉमर्स की बात कर रहे हैं, तो अब ये 4 साल का आप लोगों का डिकेड है ना. अब इसमें आपने फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, क्या एट द एंड ऑफ सेमेस्टर जब सारे 4 साल के बाद क्या सारी चीजें याद रहेंगी? ये मैं पूछ रही हूँ तुम लोगों से, कौन कौन सी चीजें याद रहेंगी, कौन सी चीजें याद नहीं रहेंगी? यानी कि जिन चीजों में तुमने काम किया होगा, जो तुमने प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे, यानी कि जिस पर वर्किंग. हाँ हाँ बोलो जी बेटा, बोले. मैम जिन चीजों में हमने पार्टिसिपेट किया हमें वही याद होंगी. है ना, वो चीज याद रहेगी. जैसे अभी तुम जिन लोगों चीजों में हमने मीडिया के हवाले से तुम लोगों ने एक प्रोजेक्ट किया, जो पूरा सॉन्ग डिजाइन हुआ था पूरी जो यूनिवर्सिटी का, वो याद रह जाएगा क्योंकि उसमें काम किया हुआ है, उसमें वर्किंग की हुई है. ऐसा ही है. यस मैम. तो अब जैसे अगर मैं तुम लोगों को कोई प्रोजेक्ट बोल देती हूँ, मैं कहती हूँ भाई एक जो है वो एक ऐसे अपने टीचर के पास जो है वो एक दिन गुजारें, ठीक है ना, जैसे नहीं होता एक दिन जियो के साथ, तो वो क्या होती है, वो पूरी ऑब्जर्वेशन होती है. अब उस ऑब्जर्वेशन को, उस इंटरव्यू को आप कैसे, उस पूरे दिन को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, आप कहाँ कहाँ गए, आपने उनकी पर्सनैलिटी को कैसे पाया, तो एक दिन में कुछ ना कुछ तो अंदाजा हो जाता है. ठीक है ना. तो जैसे अब हर एक की एक एक जर्नी है. अब तुम्हारा कोई अच्छा सब्जेक्ट हुआ जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट था, तुमने उसमें काम भी किया, तो वो आपकी वर्किंग मेमोरी में सेव हो गया. क्यों? क्योंकि वो आपने इन्फॉर्मेशन सेलेक्ट करके रखी थी जिसमें आपकी पार्टिसिपेशन थी. ये काम आपको हमेशा याद रहेगा. आप जैसे वहाँ गए, बहुत सारे जैसे स्टूडेंट्स हैं वहाँ स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिस गए, उनको वो याद रहेगा. ठीक है ना. आपने मेरे साथ पार्टिसिपेट किया, कुछ चीज़ें याद रहीं, कुछ चीज़ें याद नहीं रहीं. ठीक है ना. हम जब सब मिलेंगे, हो सकता है इंशाल्लाह एक वक्त ऐसा है कि जो है वो क्लासेस एंड होंगी या कुछ भी ऐसा हो तो हम मिलें. फिर हमने कोई ऐसी इवेंट किया, आपने वहाँ पर बहुत सारे इवेंट्स किए हैं, तो उसमें कोई इवेंट आपको याद रहा जिसमें आपने खुद पार्टिसिपेट किया, उससे आपको क्या हुआ, वो पार्टिसिपेशन ने आपको क्या सिखाया, आपकी जो लर्निंग हुई है ना वो स्टोर हो गई है. अब दोबारा कभी वो पार्टिसिपेशन आएगी तो आप बहुत बेझिझक पार्टिसिपेट कर लेंगे. जैसे अगर मैं ये कहूँगी अक्सर मुझे एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना है कि भाई जिसमें जो है वो हमने ना सारे उनको बुलाना है अपने जो मोस्ट टैलेंटेड लोग हैं, ताकि वो अपने जो है ना वो थॉट्स शेयर करें, तो क्या अक्सर ये इवेंट कर सकती है? अनटिल अनलेस जब तक उसके पास इंफॉर्मेशन ना हो. वो इंफॉर्मेशन कैसे आएगी? क्या उसने पहले पार्टिसिपेट किया था तो वो कॉन्फिडेंटली बोलेगी जी मिस मैं कर लूंगी. अगर उसने पार्टिसिपेट नहीं किया है तो कहेगी नहीं मिस मुझे तो आइडिया नहीं है, अब आप ही मुझे गाइड करेंगी. ऐसा ही अक्सर है ना, ऐसा ही है. और एजाज आपने इतनी देर लेट ज्वाइन किया बेटा, क्लास जो है वो और आज की क्लास में सिर्फ ये जो है वो 10-12 ही स्टूडेंट्स हैं जो शो हो रहे हैं मुझे. आवाज आ रही है ना सबको मेरी बेटा? यस मैम आ रही है. हाँ, ताकि मुझे भी ये रहे कि मैं जो हूँ ऑन द स्पॉट हूँ. सही है, अब यहाँ तक बात समझ में आ गई. अब जरा आगे बढ़ते हैं. इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स. जैसे मैंने मेमोरी की बात की, अब देखें यहाँ पर जो इवेंट्स की मैंने बात की है वो अब यहाँ पर सामने आ गई है. मैंने पहले इसको डिस्क्राइब कर दिया है, लेकिन अभी आपको बाकायदा पिक्चर्स के थ्रू, इंफॉर्मेशन के थ्रू अब आपके सामने आ रही है. ठीक है ना. अब ये 3 कैटेगरीज फिर से आ गई आपके पास, यानी कि सेंसरी इनपुट आ रहा है, यानी कि एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है. अब जरा गौर से जरा इस काम को देख लें, ये बड़ा आप लोगों के लिए इफेक्टिव होगा
क्योंकि पेपर्स जो हैं वो अब इसी तरह आपके पास लॉजिकली बेस्ड आएंगे। तो अब ये जो हमने लॉजिक्स डिस्कस की थी इमोशंस की और इन सब की, तो इसी हिसाब से आपको जो है वो पेपर भी अटेम्प्ट करना पड़ेगा, यानी कि वही आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, आपने जो है वो बताना है कि आपने क्या सजेस्ट किया है, ठीक है ना। ये एक आपके पास देखिए अनकॉन्शियस प्रोसेसिंग है, सही है। पहले तो इस तस्वीर को गौर से देखें, ये 3 तरह की तस्वीर आपके पास सामने आई हैं। सेंसरी मेमोरी रजिस्टर्स इनकमिंग इंफॉर्मेशन allowing your brain to capture for a fleeting moment a sea of phases। सही ना, ये एक्सटर्नल इवेंट्स था, यानी कि कोई मेरे ख्याल से मैच देख रहे हैं या कोई शो हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम जो है वो अपना एक्सपीरियंस देख रहे हैं। ये एक्सटर्नल इवेंट्स है, ये एक इवेंट बना हुआ है आपके सामने और उसमें आप सबके फेजेस देख रहे हैं। हम इसमें इन सबके फेजेस देख रहे हैं कि किसका फेज क्या है, ठीक है ना। जो हमने ये कैप वाले का फेज हाईलाइट किया है, यही हमारी इन्फॉर्मेशन में डायरेक्ट आया है, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह गया। ऐसा ही है, जैसे हम मैच देख रहे होते हैं तो हमने ऑडियंस को देखा, तो ऑडियंस में से कुछ लोग जो है ना वो नहीं डांस कर रहे होते हैं, कुछ कैसा बिहेव कर रहे होते हैं, तो हम क्या कर रहे होते हैं, वो एक्सटर्नल इवेंट से उनको जान रहे होते हैं। तो उसमें से जो बहुत ज़्यादा हमें क्यूटीज लगता है, बहुत ज़्यादा ये नॉर्मल बिहेवियर लगता है, या बहुत अच्छा बिहेवियर लग रहा होता है, जो हमें पसंद होता है, तो वो क्या हो जाता है, हमारे सिक्योर्ड हो जाता है। जैसे एक वो जो बाबा हैं अक्सर जो वर्ल्ड कप टीम में नजर आते हैं, वो मशहूर है ना कि वो हमेशा हर जो है वो क्रिकेट में मौजूद नजर आते हैं, ऐसा ही है। यस मैम। अगर किसी को याद हो तो वो जो एक बाबा से आते हैं, वो आपको हर हर क्रिकेट उसमें जो भी इवेंट होता है उसमें वो लाजमी होते हैं, और वो इतने मशहूर हो गए कि बाकायदा क्रिकेट जो टीम है या जो स्टेडियम के जो है स्पॉन्सर्स हैं, वो उनको बाकायदा खुद ऑफर कर देंगे आप आएँ। क्यों? क्योंकि उनकी एप्रिसिएशंस, उनका इंटरेस्ट उनको जो है वो वहाँ पर अलग ही कर दिया दूसरों से। अब यहाँ पर जो पहला ये था कि जी सेंसरी इनपुट आया, यानी कि हम पहले देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, महसूस भी कर रहे हैं कि किस तरह का क्राउड है, कैसे लोग हैं, इनमें से सबका कैसा बिहेवियर है। तो एक्सटर्नल इवेंट्स में आपने क्या किया, सिर्फ आ सी ऑफ फेजेस, यानी कि फेजेस देखे। अब जब दूसरा मोमेंट आया, यानी कि वो सेंसरी मेमोरी में आ गया, अब वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट कैसे हो रहा है कि अटेंशन टू इम्पॉर्टेंट और नॉवल इंफॉर्मेशन, यानी उसने कौन सी इंफॉर्मेशन को अटेंड किया है, यानी कि वी पे अटेंशन टू एंड इनकोड इम्पॉर्टेंट और नॉवल स्टिमुलस इन दिस केस एन एंग्री फेज इन द क्राउड। यानी कि इसमें से जो पूरे क्राउड में से सबके फेजेस थे, लेकिन वो जो बिल्कुल चीख रहा था, गुस्से में बोल रहा था, या बहुत पैशनेट नजर आ रहा था, या बहुत वो कहते हैं ना जज्बाती से नजर आ रहा है, तो उसने सिर्फ अपनी अटेंशन को रेज कर दिया। जैसे मैंने वो बाबा की मिसाल दी कि उनका एक अलग ही स्टाइल होता है, वो पूरा कपड़े वैसे पहनकर आ जाते हैं ग्रीन, और जो है वो फ्लैग होता है, पूरा फेस उन्होंने जो है वो पेंट किया हुआ होता है, या कुछ ऐसा कुछ किया हुआ होता है, तो अलग ही हमारे क्राउड में हमें नजर आ रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो हमारी अटेंशन कहाँ हो गई, वो उस नॉवल इंफॉर्मेशन पर हो गई। हमने उस अटेंशन अपनी पे की, इनकोड किया, तो वो हमारे पास वर्किंग कहाँ हो गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ गई। मजीद हमने जब उसके ऊपर बार बार फोकस कर रहे थे, यानी कि इफ वी स्टार्ट द फेज लॉन्ग इनफ, रिहर्सल कर रहे हैं, यानी कि बार बार देख रहे हैं, इफ वी आर सफिशिएंटली डिस्टर्ब बाय इट्स deemed important, we will encode it for long term storage, and we may an hour later be able to call up an image of the face। यानी कि वो अगर एकदम आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाता है तो वो बार बार रिकॉल होता रहता है। कोई ऐसी बात जो आपको मनपसंद होती है, फेवरेट होती है, तो वो बार बार आपको रिकॉल हो रही है। अब मजीद इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इस पूरे प्रोसेस को, जो प्रोसेस आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऐसा ही है, ये मैंने पूरा प्रोसेस जो है वो आपको जो है वो डिफाइन कर दिया है कि किस तरह से जो है वो कैसे हम इसको इनकोड कर रहे हैं और डिकोड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इससे आसान और तरीका नहीं हो सकता कि कैसे इन्फॉर्मेशन आ रही है, कैसे इवेंट आ रहा है। ये वाली स्लाइड आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि बाय वर्डिंग, बाय बिहेवियर, बाय इनकोडिंग, बाय सेंसरी, बाय शॉर्ट टर्म, बाय लॉन्ग टर्म, यानी कि कैसे बहुत आसानी से आपको इस इवेंट के थ्रू जो है वो, अगर आप भूल भी जाए ना तो आपको ये पिक्चर्स के थ्रू जो है वो याद रहेगा। ठीक है जी, अब जरा थोड़ा सा आगे मूव ऑन होते हैं। इनकोडिंग, गेटिंग इंफॉर्मेशन इन हाउ वी इनकोड, व्हाट वी इनकोड। ये दो पिक्चर्स हैं। एजाज, फैसल, कुछ बताएंगे ये दो पिक्चर्स हमें क्या इंटरप्रेट कर रही हैं?
सो गए हो एजाज, जुनैद, लड़के कहाँ हैं भाई? कौन कौन है? दुआ है, एजाज अहमद हैं। मैम वो पहली पिक में ना, तो वो जो लड़की है ना, वो पढ़ के बेजार हो गई है एक हाँ किस्म हाँ की। और सही। दूसरी पिक में जो है ना, वो डॉग को ना वॉक करा रहा है बस। यानी तुमने पिक्चर्स को देख के खुद ही इनकोड कर लिया कि यानी कि एक पिक्चर में जो है वो पढ़ रही हैं, रीड कर रही हैं, और दूसरे पिक्चर में जो है वो फैसल तुम माइक ऑन कर सकते हो। हाँ जी बिल्कुल वॉक कर रहे हैं, यानी कि तुमने उस इवेंट को देख के इनकोड किया, यानी कि हाउ वी इनकोड, वो व्हाट वी इनकोड। अब देखने वालों ने बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इसमें अक्सा का ओपिनियन अलग होगा, हिना का ओपिनियन अलग होगा। अच्छा सही है फैसल। मेरी आवाज़ कट रही है या आपकी आवाज़ कट रही है? अभी आपने बोला था मुझे माइक पे। मैम आपकी आवाज कट रही है। अच्छा मेरी आवाज़ कट रही है। अच्छा एक बात ये मुझे बताएं, अक्सर, हिना, एजाज, जुनैद सब यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक का नज़रिया अलग अलग होगा इन दोनों पिक्चर्स को देख के, यानी कि हाउ वी इनकोड, हम क्या इनकोड करें इसमें से, ठीक है ना, और व्हाट वी इनकोड यानी क्या और कैसे। हाउ मीन्स कैसे और व्हाट मीन्स क्या, यानी क्या और कैसे इनकोड करें। इसमें तो सबकी ऑब्जर्वेशन अलग अलग होंगी, जिसने जैसा देखा, जैसा सेंस किया, वो वैसे ही समझेगा, सही ना। यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ तो भाई पहली पिक्चर में जो है वो एक जो है वो मेल है और एक डॉग है, और वो वॉक करने पे कर रहे हैं, ठीक है। और फिर उसमें हम मजीद बता सकते हैं कि भाई डॉग जो है वो इस तरह से जा रहा है, उसकी दुम ऊपर हुई हुई है, और जो है वो एक बंदा है, उसने जब एक स्टेप लिया तो उसका पिछला स्टेप जो है वो अभी स्टैंड बाय स्टैंड है। यानी कि ये चीज़ें मेरी मैंने कैसे इनकोड की हैं, क्या क्या है मेरे लिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी पिक्चर में मैं ये देख रही हूँ कि जी बहुत सारी किताबें हैं, और जो है एक लड़की जो है वो पढ़ रही है। अब जैसे फैसलों को लगा कि जी वो परेशान है, ठीक है ना, मुझे लग रहा है कि जी वो बिल्कुल अंडरस्टैंड कर रही है, बहुत गौर फिक्र कर रही है, क्योंकि फेस उसका एक्सप्रेशन बता रहा है। सामने वो चाय भी, उसका कप भी है उसमें, यानी कि चाय या कॉफ़ी कुछ भी जो है वो ड्रिंक कर रही है। तो ये बहुत सारी बातें नहीं, लेकिन फैसल ने सिर्फ इसमें से सिर्फ एक बात को हाईलाइट किया कि भाई वो परेशान है, वो सर पकड़ के बैठ गई है, ठीक है ना। तो अब हमारी इनकोडिंग क्या और कैसे हो सकती है, जैसा मेरा सेंस होगा वैसे मैं फील करूंगी, जैसे मैं फील करूंगी वैसे मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आ जाएगा, जैसे मेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा। अब ये मैं बार बार आप लोगों को पिक्चर्स दिखाती रहूंगी, बार बार दिखाती रहूंगी, तो ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो रिकॉल हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। अब बात आगे बढ़ते हैं कि अब इसको इन्होंने कैसे इंटरप्रेट किया है, जो मैंने बात की वो क्या की, सही ना। encoding, getting information in, how we encode some information route to your school। ये आपका जैसे अब आपको अपने स्कूल का रास्ता हमेशा याद रह जाता है, क्यों रह जाता है, क्योंकि बार बार जा रहे हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली प्रोसेस में एक ही जगह से जाते हैं, एक ही जगह से आते हैं, वो याद रहता है, ठीक है ना। कहीं नई जगह पे जाएंगे, किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देर से याद होता है। However, new or unusual information, friends, new cell phone number। अब अगर मैं आपके पास, जैसे अभी आबिद का नंबर है, अक्सा का नंबर है, सब यहाँ पर व्हाट्सएप पे तो मौजूद हैं, मेरे सेल फोन पे तो मौजूद है, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी तक उनको सेंस ही नहीं किया है, उनको याद ही नहीं किया है। अब तो हम इतने इसके सेल फोन के आदी हो गए कि हम तो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करना ही भूल गए, हम डेटा स्टोर करना ही भूल गए, ऐसा ही है। Yes, ma'am. तो हाउ एवर न्यू और अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन, फ्रेंड्स, न्यू सेल फोन नंबर, तो वो आपको याद नहीं रहेगा, लेकिन कोई बहुत पुराना नंबर है आपके दोस्त का, वो हमेशा आपको याद रहेगा, ठीक है ना। तो रिक्वायर्स अटेंशन एंड एफर्ट्स, यानी कि वहाँ पर अब आपको अपनी अटेंशंस को जो है वो एफर्ट करनी पड़ेगी, बार बार याद करना पड़ेगा कि क्या चीज़ जो है वो रिकॉल हो रही है। क्यों? क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो आपकी जो रूट पड़ रहा है आपके स्कूल्स का, वो तो ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो रहा है, रोज जा रहा है हो रहा है। लेकिन कोई अनयूजुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास आ गई, उसके लिए आपको अपनी इन्फॉर्मेशन
रिक्वायर्ड्स रखनी पड़ेंगी, अटेंशन रिक्वायर्ड करनी पड़ेगी, एफर्ट करनी पड़ेगी उसको याद करने के लिए। उस नंबर को याद करने के लिए आपको अपने इन्फॉर्मेशन को लेना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, तब कहीं जाके वो आपकी एफर्ट जो है वो सक्सेसफुल होगी, आपकी अटेंशन होनी चाहिए। यानी कि अब यहाँ पर प्रीव्यू क्वेश्चन अगर हम कर रहे हैं तो व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी इनकोड ऑटोमेटिकली, व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी इनकोड एफर्टफुली, एंड हाउ डज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रैक्टिस इन्फ्लुएंस रिटेंशन। यानी हम इन दोनों के लिए क्या रिटेंशन कर सकते हैं। तो ज़रा ये सवाल गौर से पढ़ें। यानी कि दो बातें हैं, एक इन्फॉर्मेशन क्या है जो इनकोड हो रही है ऑटोमेटिकली, यानी कि जो आपका रूट है स्कूल का वो बार बार ऑटोमेटिकली इनकोड हो रहा है, उसके लिए बार बार आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि वो रिकॉल हो रहा है, रोज जा रहे हैं, रोज एक ही काम को कर रहे हैं, रिहर्सल हो रही है, तो रिट्राइव है वो आपके मेमोरी में, यानी कि बरकरार है, बार बार हो रहा है, बार बार उसको उस इन्फॉर्मेशन को हासिल कर रहे हैं। लेकिन जब जो दूसरा सवाल है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन डू वी इनकोड एफर्टफुली, तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन है जो हम एफर्टफुली कर रहे हैं। यानी कि अब नीचे वाला जो नंबर है फ्रेंड्स का न्यू सेल फोन नंबर है, वो अब आपकी अटेंशन और एफर्ट्स को रिक्वायर कर रहा है, ताकि आप उसको याद करेंगे, बार बार उसको जब डायल करते रहेंगे, बार बार वो चीज़ होती रहेगी, तब कहीं जाके आपको मेमोराइज होगा, वरना अदरवाइज वो सेफ तो है फ़ोन में लेकिन आपके दिमाग में सेफ नहीं है। तो आप हमेशा कुछ नंबर ऐसे, जैसे घर का नंबर होता है, किसी जो है वो बेस्ट फ्रेंड का नंबर आपको याद रहता है। क्यों? क्योंकि आपको याद रखना पड़ता है कि इन एनी इमरजेंसी आप उनको जो है, अगर मोबाइल भी ना हो, कुछ भी ना हो, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा। और देखिए रिसेंटली अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे भी अभी ये चीज़ महसूस हो रही है कि नहीं, घर के नंबर या फैमिली का नंबर जो है मुझे याद रहना चाहिए, ताकि इन केस एनी कि मोबाइल नहीं है आपके पास है, कुछ भी ऐसा हो, एक्सीडेंशियली इन्फॉर्मेशन हो, तो आप कैसे जो है वो आगे परस्यू करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। अब ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग क्या है? स्पेस, टाइम, ऑटोबायोग्राफिकल, तीन चीज़ें हैं जो हम प्रोसेस करते हैं। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, इनॉर्मस का मतलब होता है बड़ा, ह्यूज अमाउंट। ह्यूज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब है यानी कि बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो होती है वो एफर्टलेसली होती है, सच एज द फॉलोइंग। यानी ऑटोमेटिक प्रोसेसेस की बात करें, यानी कि जो मैंने स्कूल्स रूट की बात की है, तो एफर्टलेस इंफॉर्मेशन है, उसमें आपको एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि स्पेस, while reading a textbook you automatically encode the place of a picture on a page. Time, we unintentionally note the events that take place in a day. Autobiographical, you effortlessly keep track of things that happen to you. इसका क्या मतलब है? ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग का क्या मतलब है कि स्पेस, टाइम और ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि आप अगर रीडिंग जब आप रीडिंग कर रहे हैं तो आप ऑटोमेटिकली इनकोड कर रहे हैं प्लेस ऑफ अ पिक्चर ऑन अ पेज। रीडिंग करते करते क्या आपके पास इतनी स्पेस होती है कि आप कैसे इंफॉर्मेशन को इनकोड कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर पढ़ रही हूँ तो पढ़ते पढ़ते ही, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि मुझे अचानक से रिकॉल हो गया कि नहीं, मुझे भी कोई नंबर याद रखना चाहिए ताकि मैं जो हूँ वो कर सकूँ, कि अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए और मोबाइल भी आपके हाथ में ना हो, तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है ना। तो स्पेस आता गया, फ़ौरन मैंने ऑटोमेटिकली इनकोड कर लिया। टाइम क्या लगा कि हमने इंटेंशनली नोट कर लिया इस इवेंट को, जो कि हमने अपने अनइंटेंशनली जो कि हमने उस चीज़ को टाइम दिया। यानी कि मैं टाइम वहीं पर दूंगी। आज की क्लास में कोई ऐसी बात ज़रूर याद रहेगी तुम्हें कि जो तुम्हें बार बार जो है वो रिकॉल करेगी। ठीक है ना। ठीक है। ऑटोबायोग्राफिकल, तो आप ऑटोबायोग्राफिकल के आपने यानी कि बायोग्राफिकली आपने एफर्टलेसली कीप ट्रैक किया जो कि आपके साथ हुआ, यानी कि आज पूरे दिन में जो भी आपके साथ हुआ वो आपने एफर्टलेसली जो है वो ट्रैक किया। एफर्टफुल प्रोसेसिंग क्या है जी? ज़रा अब यहाँ पर देखते हैं। Committing novel information to memory requires effort, just like learning a concept from a textbook. Such processing leads are durable and accessible in memories. यानी कि अगर मैं पीछे आपने एक बुक रीड की effortlessly, तो आपने पिक्चर ड्रॉ करके बता दी, हाँ जी इसका मतलब ये है, आपने कोई एफर्ट नहीं किया, तो आप बता सकते हैं। लेकिन अगर मैंने जैसे आपको कोई टॉपिक दे दिया, अब मैंने आपसे कहा है कि नहीं मुझे एक मेमोरी का आप लोग अपना एक प्रोसेस मुझे डिज़ाइन करके बताएंगे, तो अब उसके लिए आप क्या करेंगे? एफर्ट्स करेंगे। अब एफर्ट्स करने के लिए आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स पढ़ेंगी, डिफरेंट जो है थ्योरीज पढ़ेंगी,
नेट से सर्च करेंगी, बुक से सर्च करेंगी, कोई इवेंट्स को सर्च करेंगी, तो उसका मुझे डिज़ाइन करके बताएंगे कि हमें पहले ये इवेंट हुआ था, फिर मैंने इसको ऐसे ट्रैक किया, फिर इसकी इन्फॉर्मेशन ये आई, मैंने इसको ऐसे सेंस किया, फिर उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में ये हमारे साथ आया, तो यानी कि अब मुझे आप रिकॉल करके बताएंगे, ठीक है ना। तो ये अब आपके लिए एक टारगेट हो गए, तो यहाँ पर अब आपकी एफर्ट्स लगेंगी। तो एफर्टफुल मतलब ये कि अब आपने पर्टिकुलर पढ़ा टॉपिक, फिर उसके बाद उसको लीड किया, यानी कि ड्यूरेबल यानी कि टाइम सर्व किया, उसको समझा, उसको रीड आउट किया, उसके लिए स्ट्रक्चर्स डिफाइन किया, यानी कि उसको इनकोड किया, एंड देन एक्सेसिबल मेमोरीज, यानी वो ऑटोमेटिक फिर आपके जहन में आ गया कि हाँ जी जो मेहनत की थी वो याद आ गई। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ऑटोमेटिक में क्या होता है, आप बार बार पढ़ते रहते हैं, बार बार उस पिक्चर्स को याद रखते रहते हैं, उस इवेंट को याद रखते हैं, उस टाइम को याद रखते हैं। जैसे अब 9 बजे के टाइम पे मेरी क्लास है, तो अब आपको याद है कि जी 9 बजे ही होनी है, लेकिन अब रमज़ान की टाइमिंग चेंज हो गई तो आपको पता चल गया कि जी हाँ 10 बजे होनी है। अब ये प्रैक्टिस में रहेगी तो आपको टाइमिंग जो है वो अनइंटेंशनली आपको वो इवेंट याद रहेगा, यहाँ एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए टाइम टेबल आपको जब पहली दफ़ा बता दिया जाता है तो ये आपकी एफर्टलेस इन्फॉर्मेशन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ती, जस्ट वन टाइम आपको याद रहता है और फिर उसके बाद आप जो है वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेते हैं। ऐसा ही है अनटिल अनलेस के मैं अनाउंस ना कर दूंगी जी मैं सैटरडे की क्लास ले रही हूँ, मैं संडे को ले लूँगी, ठीक है ना। तो वहाँ आपको जो है वो एफर्टफुल याद करना पड़ेगा, जी मिस ने कहा था कि आज सैटरडे की क्लास नहीं लेंगी, संडे को क्लास लेंगी, ठीक है। तो ये जो है वो एफर्टफुल प्रोसेसिंग हो गया, और वो जो पहला था वो ऑटोमेटिक प्रोसेस था, यानी कि ऑटोमेटिक प्रोसेस ये है कि टाइम के साथ, स्पेस के साथ, या आपको कोई भी चीज़ जो है वो एफर्टलेसली याद रह गई। अच्छा जी, रिहर्सल। ये जी हरमन एबिंगस थे 1850 से लेकर 1909, यानी ये 1825 की जो है उस सदी है, उसमें जो है वो इम्बर्गन्स जो थे उन्होंने स्टडी किया था कि रिहर्सल करने से जो है वो आपकी जो है वो नॉन सेंस सिलेबस जो होते हैं वो भी याद रह जाते हैं। अब जैसे ये वर्ड्स इन्होंने कहा TUV YOF GEK XOZ, यानी कि ये भी कोई लैंग्वेज है कि टू ऑफ जैक कॉज, हम यूं भी पढ़ सकते हैं इसे, ये याद रहेगा आपको, बिल्कुल याद रहेगा अगर ये रिहर्सल में, ये बोलते रहेंगे आप, इसको आप मजाक में भी याद करते रहेंगे। इसे आप मजाक में भी याद रखेंगे, ठीक है ना। तो अब अगर रिहर्सल है, एफर्टफुल लर्निंग यूजुअली रिक्वायर्स रिहर्सल और कॉन्शियस रिपीटेशन, यानी कि आपकी कॉन्शियस में सस्टेन रह जाता है, रिटेन रह जाता है, यूजुअली उसको जो है वो आप रिक्वायर करते रहते हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, तो आपको याद रहता है। जरा देखते हैं, अब अगर रिहर्सल में देख रहे हैं कि जी ये नॉन सेंस सिलेबस हैं, वो अगर प्रैक्टिस में रहते हैं तो डे 1 तक आपके जहन में रहते हैं, लेकिन अगर वो रिपीटेशन रहे तो आपको डे 2 में भी याद रहता है। नंबर ऑफ रिपीटेशंस 16 को भी वही हुआ, 24 को भी हुआ, 32 को भी वही हुआ, 42 को भी वही हुआ, 53 को भी वही हुआ, 64 को भी हुआ, यानी कि ये नीचे डेज हैं और ऊपर आपकी जो है इंक्रीजेज और रिहर्सल इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। 16 में आप जो है वो इंक्रीज पे चले गए, 20 पे चले गए, जैसे 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 आप आते गए तो आप डिक्रीजिंग पर आ गए, यानी कि जो एफर्ट्स पहले दिन होगी वो उतनी दूसरे दिन नहीं होगी, दूसरे दिन के साथ तीसरे दिन नहीं होगी, तीसरे दिन के साथ रिहर्सल की ज़रूरत कम पड़ जाएगी, यानी कि रिहर्सल की ज़रूरत कम पड़ेगी, लेकिन मेमोरी आपकी जो है वो शार्प होती चली जाएगी, याद रहना शुरू हो जाएगा। तो रिहर्सल इंक्रीज होता है शुरू में, लेकिन डिक्रीज हो जाता है जब जब आप जो है वो उसमें रिपीटेटिव हो जाते हैं, एक ही काम को करने के कायल हो जाते हैं, एक ही चीज़ को। और देखें अब ऑटोमेटिकली अब आप अगर हमारी बॉडी को आदत है कि सुबह उठने की, तो ये रिहर्सल में तो हम ऑन दैट टाइम जो है वो हमें याद रहेगा, हम बार बार उसको जो है वो याद रखेंगे, ठीक है ना। तो वो ऑटोमेटिकली बॉडी भी उसी टाइम पर ही याद जाएगी जिस टाइम पर आपकी आदत होती है, चाहे आप कितने भी थके हों या अनटिल बहुत कभी बहुत ज़्यादा गहरी नींद में है या कोई अनयूजुअल चीज़ें हो गई हैं, तबीयत ख़राब है तो वह अलग बात है, लेकिन आपको प्रॉम्प्ट ज़रूर होता उस वक्त उस रिहर्सल का, चाहे वो आपके माइंड का हो या आपकी बॉडी का हो या आपकी किसी भी चीज़ का हो।
ठीक है ना? आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ पूछना है तो बता दें, और ज़रा आज की ये अटेंडेंस जो है वो हिना मुझे ज़रा पिक्चर सेंड करके भेज दो, कितने लोग अटेंटिव थे। हिना, अक्सा, एजाज हैं, जुनैद हैं, फैसल हैं, यस मैम। और आज की जो है वो एक्स्ट्रा मार्किंग मिल जाएगी यस आप मैम, लोगों को। अटेंडेंस जिसने पार्टिसिपेट किया है 5 मार्क्स जो है वो सबको एक्स्ट्रा मिलेंगे। सच्ची मैम? थैंक यू मैम। और जिसने नहीं थैंक किया यू। उसके 5 मार्क्स जो हैं वो लेस हो गए। और मुझे जो है वो आबिद से बोलिएगा कि थैंक यू मैम। अटेंडेंस शीट भेजें, और अटेंडेंस शीट भेजें वो मुझे, और उसमें भी मैं जो है वो मार्किंग जो है वो असाइन कर दूंगी। बेटा ये ग्रुप में भेजो, मुझे पिक्चर जो है वो ग्रुप में भेज दो। ठीक है, ठीक है क्लास, और कुछ पूछना है तो फिर मैं लीव कर देती हूँ क्लास को। सही है? ओके मैम। अल्लाह हाफिज। अल्लाह